मेरे बेटे माँ सरस्वती की कृपा रहे। ये यूनिट 11 अर्थात पी ब्लॉक के तत्वों से संबंधित चौथा वीडियो है। हमने तीसरे वीडियो में बोरॉन परिवार के तत्वों के रसायन को देखा था, केमिस्ट्री ऑफ बोरॉन फैमिली। उसमें हमने सबसे पहले देखा था एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ बोरॉन, बोरॉन का असमान व्यवहार, और बोरॉन के यौगिकों में दो यौगिक देखे थे। पहला तो देखा था बोरेक्स और दूसरा देखा था बोरिक एसिड। उसके बाद का शेष बचा हुआ भाग हम चौथे वीडियो में देखेंगे। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे बोरॉन के यौगिक में डाइबोरेन, यानी कि कंपाउंड्स ऑफ बोरेन में डाइबोरेन देखेंगे, और दूसरा देखेंगे बोरॉन, एल्युमिनियम और उनके यौगिकों के उपयोग, यूजेस ऑफ बोरॉन, एल्युमिनियम एंड देयर कंपाउंड्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन में डाइबोरेन। मेरे बेटे अगला यौगिक है डाइबोरेन, B2H6। डाइबोरेन का अणुसूत्र होता है B2H6। डाइबोरेन को समझने से पहले हम समझते हैं बोरेन क्या होते हैं। बोरॉन और हाइड्रोजन के द्विअंगी यौगिकों को बोरेन कहा जाता है। बोरॉन तथा हाइड्रोजन के द्विअंगी यौगिक बाइनरी कंपाउंड्स को बोरेन कहते हैं। जैसे B2H6, B4H10, B5H9, B5H11, B6H10, B10H14, इसे डाइबोरेन कहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण यही है और हम इसी का निर्माण, गुण और उपयोग और संरचना देखेंगे। B4H10 को कहा जाता है टेट्राबोरेन, टेट्राबोरेन। B5H9 को कहते हैं पेंटाबोरेन 9। B5H11 को कहेंगे पेंटाबोरेन 11। हेक्साबोरेन, डेकाबोरेन। तो अब हम डाइबोरेन का निर्माण देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन। मेरे बेटे अब हम देखेंगे डाइबोरेन का निर्माण। डाइबोरेन को प्रयोगशाला में बनाने के लिए सोडियम बोरोहाइड्राइड की आयोडीन के साथ क्रिया कराते हैं। 2NaBH4 प्लस I2 चेंजेस इनटू 2NaI प्लस B2H6 प्लस H2। औद्योगिक स्तर पर डाइबोरेन को बनाने के लिए बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का अपचयन सोडियम अथवा लिथियम हाइड्राइड के साथ कराते हैं। 2BF3 प्लस 6NaH चेंजेस इनटू B2H6 प्लस 6NaF। ये तो रहा डाइबोरेन का निर्माण। अब हम डाइबोरेन के गुण देखेंगे। मेरे बेटे अब हम डाइबोरेन के गुण देखेंगे। पहला है भौतिक गुण। यह रंगहीन अत्यधिक विषैली गैस होती है और इसका क्वथनांक 180 केल्विन होता है, माइनस नहीं है,
180 केल्विन होता है। रिएक्शन विथ एयर, वायु में डाइबोरेन जलने लगती है और बोरिक एनहाइड्राइड बनाती है। अधिकांश उच्चतर बोरेन भी वायु में जलते हैं। अगला गुण है रिएक्शन विथ वाटर। डाइबोरेन जल में आसानी से जल अपघटित हो जाती है और बोरिक अम्ल बनाती है। B2H6 + 6H2O चेंजेस इनटू 2H3BO3 + 6H2। रिएक्शन विथ NH3 यानी कि अमोनिया के साथ अभिक्रिया दो तरह से होती है। अगर सीमित मात्रा है तो 393 केल्विन पर डाइबोरेन डाई अमोनिएट बनता है, डाइबोरेन डाई अमोनिएट B2H6.2 NH3। और अगर 473 केल्विन पर गर्म करते हैं तो बोरेजीन या इनऑर्गेनिक बेंजीन या बोरेजॉल मिलता है, B3N3H6। और जब अमोनिया की अधिकता होती है तो पॉलीबोरोन नाइट्राइड मिलता है, Bn का होल। अगला गुण है लुईस क्षारों के साथ अभिक्रिया। रिएक्शन विथ लुईस बेसिस। डाइबोरेन लुईस क्षारों के साथ क्रिया करते समय बंध वियोजन करता है और फिर योगात्मक उत्पाद बनाता है। B2H6 का बंध वियोजन यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन होता है और योगात्मक बोरेन उत्पाद प्राप्त होते हैं, जैसे ट्राई मिथाइल अमीन की क्रिया डाइबोरेन के साथ कराने पर योगात्मक उत्पाद बनता है। नाइट्रोजन परमाणु पर लोन पेयर होता है जिसे ये बोरोन को दे देता है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की डाइबोरेन के साथ क्रिया कराई जाती है तो भी योगात्मक उत्पाद प्राप्त होता है। इसमें कार्बन परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन युग्म बोरोन परमाणु को दे देता है। बंध वियोजन दो प्रकार का होता है, एक सममित और दूसरा असममित, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। डाइबोरेन में ये दोनों बोरोन परमाणु और ये चारों हाइड्रोजन परमाणु एक ही तल में होते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और बोरोन परमाणु बीच में होते हैं। यानी कि सभी परमाणु, ये चारों हाइड्रोजन परमाणु और ये दोनों बोरोन परमाणु एक ही तल में होते हैं। और ये जो बीच में लिखे हुए हैं इन्हें ब्रिज हाइड्रोजन कहते हैं, ये ऊपर होते हैं, तल के ऊपर तथा नीचे। जब बंध वियोजन इस तरह होगा तो इसे सममित बंध वियोजन या सिमेट्रिकल बॉन्ड डिसोसिएशन कहते हैं। और जब ये वाले हाइड्रोजन और बोरोन परमाणु पृथक होंगे तो इसे अनसिमेट्रिकल बॉन्ड क्लीवेज या असममित बंध वियोजन कहते हैं। यदि लुईस बेस का आकार बड़ा होगा तो सममित बंध वियोजन होता है, और यदि, क्योंकि अगर असममित बंध वियोजन होगा तो यौगिक स्थायी नहीं होगा, और यदि लुईस बेस का आकार छोटा होता है तो असममित बंध वियोजन होता है। लुईस बेस अगर मैक्रो साइज, मैक्रो का मतलब होता है बड़े आकार का होता है, तो सममित बंध वियोजन होगा, और अगर छोटे आकार का होगा, माइक्रो साइज्ड होगा, तो असममित बंध वियोजन होगा। और इसमें X इधर से, असममित बंध वियोजन में दोनों X इधर से आकर के जुड़ जाएंगे, और सममित में एक इधर जुड़ेगा और एक इधर जुड़ेगा।
असममित वियोजन, बंद वियोजन उस स्थिति में होता है जब लेस बेस का आकार छोटा होता है, जैसे अमोनिया है, प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है और साइनाइड ग्रुप है। ये तो रहा प्रॉपर्टीज ऑफ डाइबोरेन, डाइबोरेन के गुण। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ डाइबोरेन, डाइबोरेन के उपयोग। मेरे बेटे अब हम डाइबोरेन के उपयोग देखेंगे। डाइबोरेन का उपयोग रॉकेट में प्ररोधक या प्रोपेलेंट की तरह किया जाता है। बोरोसिलिकेट कांच बनाने में इसका उपयोग होता है। रबर के वल्कनीकरण में उत्प्रेरक की भांति इसका प्रयोग किया जाता है। यह अपचायक की तरह प्रयुक्त होता है और अर्धचालकों के निर्माण में डोपिंग अपकर्मक की तरह इसका उपयोग किया जाता है। ये तो रहे डाइबोरेन के उपयोग। अब हम डाइबोरेन की संरचना देखेंगे। मेरे बेटे अब हम डाइबोरेन की संरचना देखेंगे। डाइबोरेन की संरचना के संदर्भ में प्रथम तथ्य तो ये है कि BH3 अणु का अस्तित्व नहीं होता। ये डाइमर के फॉर्म में पाया जाता है। डाइमर को द्विलक कहते हैं। अगर हम BH3 में बोरॉन परमाणु का हाइब्रिडाइजेशन देखें तो यह sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने के कारण इसकी ज्यामिति ट्रायंगुलर प्लेनर होती है। समतल त्रिभुजाकार। बोरोन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1s2, 2s2 और 2p1 होगा। जो बाह्यतम कोष होता है उसे संयोजी कोष कहते हैं और संयोजी इलेक्ट्रॉन ही बंध के निर्माण में भाग लेते हैं। इसलिए अंदर वाले कोष से कोई लेना देना नहीं। बाह्यतम कोष या संयोजी कोष का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और 2p में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ये इसकी ग्राउंड स्टेट कहलाती है। ग्राउंड स्टेट से 1 इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर 2s से 2p में चला जाता है। इसे एक्साइटेशन कहते हैं। और जो एक्साइटेड स्टेट मिलेगी उसमें 2s में 1 इलेक्ट्रॉन होगा और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया तो ये रही एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में ही 1s और 2p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं जिससे समान ऊर्जा और समान आकार वाले 3 ऑर्बिटलों का निर्माण होगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और ये वाला p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड बचता है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लेता। अब अगर हम BH3 अणु की संरचना देखें तो B
H H H, और इस पर ये रिक्त अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा। डाइबोरेन में दो BH3 यूनिट आपस में जुड़ी होती हैं और दोनों के बोरोन परमाणु sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। B2H6 में दोनों बोरॉन परमाणु sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। अगर हम बोरॉन को एक्साइटेड स्टेट में लिखें तो मैंने बताया था कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन होगा और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये वाला एक s ऑर्बिटल और ये वाले तीनों p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो समचतुष्फलकीय ढंग में व्यवस्थित 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स प्राप्त होते हैं। तो बोरॉन एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये, एक ये, एक ये और एक ये। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल या समचतुष्फलकी होगी। अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन देखें तो 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 4 हैं और इलेक्ट्रॉन केवल 3 होंगे, तो हमने ये मान लिया इस तरह से 3 है। वास्तव में देखा जाए तो हाइब्रिडाइजेशन कोई वास्तविक घटना नहीं है, बल्कि एक काल्पनिक अवधारणा है और इसके द्वारा अणुओं की ज्यामिति की व्याख्या हो जाती है। तो इस वाले में मैंने बताया sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और डाइबोरेन में दोनों बोरोन परमाणु sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। sp3 हाइब्रिडाइज्ड बोरॉन परमाणु में एक ऑर्बिटल रिक्त होता है और 3 भरे हुए होते हैं। भरे हुए ऑर्बिटलों को हम इस तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं जिससे कि आपको समझ में अधिक से अधिक आ जाए। तो ये तो भरे हुए हुए और एक एक ऑर्बिटल दूसरे बोरॉन का इस बोरॉन का भरा हुआ ऑर्बिटल और इस बोरॉन परमाणु का रिक्त ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते हैं। अब जब इसका रिक्त ऑर्बिटल इसके भरे हुए ऑर्बिटल के साथ अतिव्यापन करता है तो यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। इन सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये सभी भरे हुए ऑर्बिटल हैं। एक बोरॉन परमाणु का रिक्त ऑर्बिटल दूसरे के भरे हुए ऑर्बिटल के साथ अतिव्यापन करता है, इसका रिक्त ऑर्बिटल इसके भरे हुए ऑर्बिटल के साथ अतिव्यापन करता है और अतिव्यापन के बाद इन दोनों स्थानों पर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और इसी से
हाइड्रोजन परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन देकर अतिव्यापन करता है। अब इलेक्ट्रॉन 2 हो गए और हाइड्रोजन इन ऑर्बिटलों जिनमें कि एक इलेक्ट्रॉन होगा उसमें एक और इलेक्ट्रॉन दे करके अतिव्यापन करके बंध बना लेता है। बचे हुए दोनों परमाणुओं पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स से हाइड्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन देकर अतिव्यापन करता है। और इस तरह जो बीच वाले हाइड्रोजन परमाणु होते हैं उनके अतिव्यापन से, चूंकि इसका भी ऑर्बिटल भाग ले रहा है, इसका भी ऑर्बिटल भाग रहे, तो अतिव्यापन की मात्रा कम होती है और जो बनने वाला आणविक ऑर्बिटल होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, उसका आकार बनाना की तरह हो जाता है। इस हाइड्रोजन को ब्रिज हाइड्रोजन कहते हैं। और इन सबको टर्मिनल हाइड्रोजन कहा जाता है। तो मैं नीचे बना रहा हूं बोरॉन और ये हो गई ब्रिज हाइड्रोजन। और ऑर्बिटल का आकार बनाना की तरह होता है, केले की तरह होता है। ये टर्मिनल हाइड्रोजन हो गए। इस बॉन्ड को ब्रिज बॉन्ड कहते हैं, सेतु बंध। सेतु बंध या इसी को बनाना बॉन्ड भी कहते हैं, या इसी को बेंट बॉन्ड भी कहते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि डाइबोरेन में दोनों बोरॉन परमाणु sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, जिससे प्रत्येक बोरॉन परमाणु पर 3 भरे हुए ऑर्बिटल जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक रिक्त sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है। एक परमाणु का रिक्त sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दूसरे परमाणु के भरे हुए ऑर्बिटल के साथ अतिव्यापन करता है, जिससे एक इलेक्ट्रॉन होता है दोनों ऑर्बिटलों के बीच, और इसी से जब हाइड्रोजन परमाणु अतिव्यापन करता है तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इस हाइड्रोजन को ब्रिज हाइड्रोजन कहते हैं। ऐसा ही इस ऑर्बिटल में होता है। बचे हुए दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो कि प्रत्येक परमाणु पर होते हैं, उनसे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ जाता है, अतिव्यापन करता है और बंध बना लेता है। इसे टर्मिनल हाइड्रोजन कहते हैं। और चूंकि अतिव्यापन की मात्रा कम होती है, जिससे ऑर्बिटल का आकार विकृत हो जाता है और वो बनाना की तरह हो जाता है, इसलिए इस बॉन्ड को ब्रिज बॉन्ड या बनाना बॉन्ड कहते हैं। ब्रिज का मतलब होता है सेतु, दो चीजों को जोड़ने वाला, दो किनारों को जोड़ने वाला। नेक्स्ट पॉइंट है, IR स्पेक्ट्रा द्वारा ज्ञात होता है कि डाइबोरेन में 2 प्रकार के बोरॉन हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। 2 प्रकार के बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन विवर्तन अध्ययन से ज्ञात होता है कि डाइबोरेन में 4 हाइड्रोजन परमाणु तथा 2 बोरॉन परमाणु एक तल में होते हैं और इस तल के ऊपर तथा नीचे शेष दोनों हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। जैसे अगर हम देखें तो एक हाइड्रोजन परमाणु यहां, एक हाइड्रोजन परमाणु यहां, एक हाइड्रोजन परमाणु यहां, एक हाइड्रोजन परमाणु यहां होता है। बोरॉन इसी, दोनों बोरॉन परमाणु इसी तल में होते हैं और एक हाइड्रोजन इस तल के ऊपर होता है और दूसरा इस तल के नीचे, यानी कि किनारे वाले चारों
हाइड्रोजन परमाणु और बोरॉन परमाणु एक तल में होते हैं, यानी कि टर्मिनल हाइड्रोजन और दोनों बोरॉन एटम एक ही तल में होते हैं, और शेष दोनों जो ब्रिज हाइड्रोजन होते हैं एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है। ये ब्रिज हाइड्रोजन दोनों बोरॉन परमाणु और नीचे वाला हाइड्रोजन आपस में एक तल में होते हैं, एक तल ये और दूसरा तल ये। इस वाले तल में 4 टर्मिनल और 2 बोरॉन हाइड्रोजन एटम होते हैं, और इस वाले तल में 2 ब्रिज्ड हाइड्रोजन और दोनों बोरॉन एटम होते हैं। अगर इसको हम बना करके देखें तो हम इस तरह से बना सकते हैं। ये टर्मिनल हाइड्रोजन, ये टर्मिनल हाइड्रोजन, ये टर्मिनल हाइड्रोजन, और ब्रिज हाइड्रोजन ऊपर और नीचे होता है। अगर हम इस कोण को अल्फा द्वारा प्रदर्शित करें और इस कोण को बीटा द्वारा प्रदर्शित करें तो अल्फा ग्रेटर देन बीटा होता है। अल्फा का मान 120 अंश व बीटा का मान 97 अंश होता है। और अगर इस बॉन्ड लेंथ को x से लिखें और इसको y से लिखें तो y का मान अधिक होता है और x का मान कम होता है। y 134 पिकोमीटर होती है और x 119 पिकोमीटर होती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वाली बंधन दूरी अधिक और ये वाली बंधन दूरी कम है। जब बंधन दूरी या बॉन्ड लेंथ का मान अधिक होता है तो वो बंध कमजोर होता है। अब ये बंधन दूरी अधिक क्यों है? तो उसका कारण ये है कि मैंने बताया था कि यहां पर अतिव्यापन की मात्रा उतनी अधिक नहीं होती जितनी यहां पर होती है, क्योंकि विभिन्न आकृति के ऑर्बिटल विभिन्न कोणों पर अतिव्यापन करते हैं, इसलिए अतिव्यापन कम मात्रा में होता है। और जब अतिव्यापन कम मात्रा में होता है तो बंधन दूरी का मान बढ़ जाता है। सामान्यतः यदि बंधन दूरी कम तो बॉन्ड एंथैल्पी का मान अधिक होता है, और यदि बंधन दूरी अधिक है तो बॉन्ड एंथैल्पी का मान कम होता है। तो इस तरह देखा जाए x की वैल्यू या x का मान कम है तो ये बंध अधिक प्रबल होना चाहिए और इसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होनी चाहिए। इसकी बंधन दूरी अधिक है तो ये कम प्रबल होना चाहिए और इसे तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो x की बंध वियोजन ऊर्जा बॉन्ड एंथैल्पी अधिक तथा y की बंध वियोजन ऊर्जा कम होनी चाहिए। किंतु
वास्तव में Y की बॉन्ड एंथैल्पी यानी कि बंध वियोजन ऊर्जा या बंध वियोजन एंथैल्पी का मान अधिक होता है। क्योंकि ये जो ऑर्बिटल होंगे, इस ऑर्बिटल के दोनों इलेक्ट्रॉन, ब्रिज बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन 3 नाभिकों के प्रभाव में होते हैं। क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन 3 नाभिकों के प्रभाव में होते हैं। इसलिए आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। नाभिकीय आकर्षण बल होने के कारण इन इलेक्ट्रॉनों का निकालना कठिन होता है, या ये कहें कि ये बंध कम क्रियाशील होता है। अगला पॉइंट है B2H6 का तो निर्माण संभव है, लेकिन B2Cl6 संभव नहीं होता। उसका कारण क्या है कि बोरॉन परमाणु छोटा होता है, इसलिए इसके आसपास का जो रिक्त स्थान होगा वो भी सूक्ष्म होगा, और वो केवल इतना होता है कि हाइड्रोजन परमाणु तो उस रिक्त स्थान में आ सकता है, हाइड्रोजन परमाणु से बड़े आकार के परमाणु उस रिक्त स्थान में समाहित नहीं हो सकते। तो बोरॉन का छोटा आकार होता है जिससे रिक्त छोटी होती, केवल हाइड्रोजन के लिए उचित होती है। बड़े आकार के परमाणु इस रिक्त में प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए सेतुबंधता संभव नहीं होती। मैंने बताया था कि जो ब्रिज बॉन्ड होता है वो बहुत अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 3 नाभिकों के प्रभाव में होते हैं, इसलिए इसकी क्रियाशीलता कम होती है। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि बड़े आकार के समूह इसमें व्यवस्थित नहीं हो सकते, तो जो किनारे पर हाइड्रोजन होते हैं उनका तो प्रतिस्थापन संभव है, लेकिन ब्रिज हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन संभव नहीं है। जैसे डाइबोरेन का मिथाइलेशन किया जाए तो ये चारों हाइड्रोजन विस्थापित हो जाते हैं CH3 समूहों द्वारा, लेकिन इनका विस्थापन नहीं होता। CH3 द्वारा विस्थापित नहीं होते। अगर आकार बढ़ जाए, जैसे एल्युमिनियम क्लोराइड में देखा जाए तो एल्युमिनियम का आकार बड़ा होता है, और बड़ा आकार होने के कारण जो वॉइड होती है वो भी बड़ी होती है। इसलिए अगर Al2Cl6 का मिथाइलेशन किया जाए तो CH3 CH3 Al CH3 CH3 Al CH3 CH3 का निर्माण हो जाता है। यानी कि मध्य में जो परमाणु या समूह होते हैं वो विस्थापित हो जाते हैं और उनके स्थान पर दूसरे आ सकते, क्योंकि वॉइड का आकार, रिक्त का आकार बड़ा होता है। अगला पॉइंट है डाइबोरेन का ब्रिज बॉन्ड 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। 3 सेंटर्ड क्यों? क्योंकि इसमें 3 परमाणुओं के नाभिक इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करते हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन क्यों? क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होती हैं। तो 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। डाइबोरेन में 2 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पाए जाते हैं, एक ये, जिनमें इलेक्ट्रॉन न्यूनता होती है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट क्यों है? क्योंकि 3 ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
इन 3 ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ऑर्बिटल विल बी इक्वल टू 2/3। अब एक इलेक्ट्रॉन में, एक ऑर्बिटल में एक से भी कम इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन न्यून ही होगा। अब हम एल्युमिनियम क्लोराइड के डाइमर और डाइबोरेन दोनों में तुलना करके देखेंगे तो बिल्कुल इसी तरह इसकी भी संरचना होती है, लेकिन कुछ अंतर भी होता है। हमने बताया था कि डाइबोरेन में अगर हम ये कोण अल्फा मान लें, ये कोण बीटा मान लें, तो अल्फा का मान ज़्यादा होता है बीटा से, और ये बंधन दूरी y माने और ये बंधन दूरी x माने, x y, तो y का मान ज़्यादा होता है और x का मान कम होता है। बिल्कुल इसी तरह एल्युमिनियम क्लोराइड में भी होता है, अल्फा का मान अधिक और बीटा का मान कम होता है, y का मान अधिक और x का मान कम होता है। डाइबोरेन में ये वाला बंध यानी कि ब्रिज बॉन्ड 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और यहां पर ये जो ब्रिज बॉन्ड है ये 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, क्योंकि इसमें जो परमाणु है क्लोरीन परमाणु, इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है तो ये अपने लोन पेयर को इस एल्युमिनियम को दे देता है, और ये वाला क्लोरीन अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को इसको दे देता है। कहीं भी हैलोजन परमाणु अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो उस पर 3 लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर को ये इसको दे देता है, ये वाला क्लोरीन इसको दे देता है। इस तरह यह 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो जाता है। और सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होता, जबकि डाइबोरेन में ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। साथ ही साथ एल्युमिनियम परमाणु का आकार बड़ा होता है, इसलिए वॉइड पर्याप्त बड़ी होती है और अन्य परमाणु अथवा समूहों द्वारा ब्रिज क्लोरीन का विस्थापन हो जाता है। जबकि बोरॉन परमाणु का आकार छोटा होने के कारण वॉइड इतनी बड़ी नहीं होती कि कोई दूसरा परमाणु या समूह उसमें समाहित हो सके, तो जो ब्रिज हाइड्रोजन होते हैं उनका विस्थापन नहीं हो पाता। कैन बी रिप्लेस्ड बाई अदर एटम और ग्रुप, कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाई अदर एटम और ग्रुप। ये तो रहा स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन के बारे में, डाइबोरेन की संरचना के बारे में। अब हम बोरॉन तथा एल्युमिनियम के उपयोग और उनके यौगिकों के उपयोग को देखेंगे। मेरे बेटे, अब हम बोरॉन, एल्युमिनियम तथा उनके यौगिकों का उपयोग देखेंगे। बोरॉन तंतुओं का उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में और वायुयान के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों के निर्माण में किया जाता है, क्योंकि बोरॉन एक हल्की धातु है और बोरॉन का लैटिस मैंने बताया था काफ़ी मजबूत होता है, इसलिए इसका उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। B10 एक बोरॉन का समस्थानिक है जिसका परमाणु भार 10 होता है। उसमें न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने की क्षमता होती है, अतः इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में परिरक्षण कवच और मंदक क्षणों के निर्माण में होता है। मंदक क्षणें ऊर्जा युक्त न्यूट्रॉनों का अवशोषण करती हैं, जिससे नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया नियंत्रित हो जाती है। अगला है बोरॉन का उपयोग उच्च ताप से कांच बनाने में किया जाता है, जैसे पायरेक्स गिलास है, गिलास वूल है, फाइबर गिलास आदि। बोरेक्स का उपयोग धातुओं के टांका लगाने में गालक की तरह किया जाता है। ऊष्मा तथा खरोंच प्रतिरोधी चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में किया जाता है, और औषधकृत साबुनों यानी कि मेडिकेटेड सोप्स के निर्माण में होता है। बोरिक अम्ल का उपयोग मंद प्रतिरोधी की तरह किया जाता है।
बोरिक अम्ल के जलीय विलयन का उपयोग आँख की सिकाई या आँखों में डालने वाली दवाओं के निर्माण में होता है। एल्युमिनियम का उपयोग उच्च तनन शक्ति, उच्च ऊष्मीय चालकता और उच्च विद्युत चालकता के कारण विद्युत तार बनाने में, बर्तन, छड़ें, पन्नी, गैजेट आदि बनाने में किया जाता है। एल्युमिनियम का उपयोग मिश्र धातुओं के निर्माण में भी होता है और वायुयान तथा यातायात उद्योगों में एल्युमिनियम का उपयोग होता है। ये तो रहा बोरॉन परिवार के तत्वों का रसायन। ये वीडियो यहीं फिनिश होता है। हम रेस्ट पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन वर्क हार्ड।